आशा करती हूँ आप लोग भूले नहीं होंगे कि कल की कक्षा में हम क्या समझने की चेष्टा कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि अधिकांशतः हमसे ये भूल हो जाती है कि हम जाति और जनजाति को एक ही समझ बैठते हैं। एक चीज़ जो शायद मुझे पहली कक्षा में ही आपको बतानी चाहिए थी कि हमारे राज्य में अधिकतर विद्यार्थी जो मीडियम है, भाषा का जो मीडियम है, लैंग्वेज मीडियम जो है, वो हम हिंदी का ऑप्ट करते हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात भी है क्योंकि हम भारतीय हैं। लेकिन कुछ शब्द, कुछ अवधारणाएं, ऐसे कुछ शब्द हैं जहाँ पर एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। जब हम हिंदी साहित्य की भी बात करते हैं तो कनक का भी दो अर्थ है। आप लोगों ने शायद 9वीं 10वीं में भी पढ़ा होगा कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जो पाए बौराए। तो एक कनक का मतलब तो क्या हुआ, स्वर्ण, और दूसरा कनक यहाँ क्या हुआ, धतूरा। तो एक ही शब्द के दो अर्थ हो गए और ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हिंदी स्वयं में इतना विशाल, हिंदी साहित्य जो हमारी भाषा है उसका इतना विशाल शब्दकोश है कि हम मोती चुनते चुनते थक जाएं, परंतु वो मोती कभी भी समाप्त नहीं होंगे। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आंग्ल भाषा की ये विशेषता नहीं है, परंतु अगर हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक दूर हो जाता है अगर हम उसका जो प्रश्न पत्र पूछा गया है उसका अगर हम अंग्रेज़ी वर्ज़न पढ़ें, हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी वर्ज़न पढ़ें तो हमारे लिए उस गुत्थी को सुलझाना, जो कौन सी गुत्थी कि हम वो गलती भूलवश कर आते हैं। जैसे जाति और जनजाति को हम एक ही समझ लेते हैं अधिकांशतः, परंतु अगर हम उसका इंग्लिश वर्ज़न जब पढ़ेंगे प्रश्न का तो जाति के लिए कास्ट लिखा होगा और जनजाति के लिए ट्राइब लिखा होगा, तो कन्फ्यूज़न का कहीं कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। आने वाली कक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण ये सस्पेंस ही मान लीजिए, वरना आप सोचेंगे कि आज ही सब कुछ पता चल गया तो अब आगे तो कुछ सुनने का, समझने का औचित्य नहीं है। लेकिन एक ऐसी गलती है जिसको धुआंधार तरीके से आप लोग करते हो और उसमें आपकी गलती सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं है, परंतु इसको सस्पेंस रहने देते हैं। आने वाली कक्षा में हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो हाल फिलहाल हम जाति और जनजाति की बात करें कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पे हमें ध्यान केंद्रित करना है, जिससे हमारे मन में ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाए कि हमें ये भूल नहीं करनी है। तो कल की कक्षा में मैंने आपसे बात की थी कि जाति क्या है, जाति की कुछ परिभाषाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम जाति की विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको कल बताया था, आरंभ भी किया था, पर चूँकि मुझे विड्रॉ इसलिए करना पड़ता है कि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है और फिर आप लोगों को उलझन होती है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने लेक्चर को थोड़ा सा छोटा करने के लिए विशेषताओं का जो भाग था वो आज के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए हम बात करते हैं। तो N.K. दत्ता, इन्होंने ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये पुस्तक है ना, इसमें उन्होंने जाति की विशेषताओं की बात की थी और उन्होंने मुख्यतः 6 विशेषताओं का उल्लेख किया था। पहली विशेषता कहती कि एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं करते। ये एक अनसेड वे में एक ऐसा नियम है, एक ऐसा रूल है, एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन है जाति के भीतर कि एक जाति का व्यक्ति अपनी ही जाति के भीतर विवाह करता है और भविष्य में एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाए ऐसी संभावना कम है
कि एक जाति का व्यक्ति किसी भी जाति के में विवाह कर ले और बड़े हर्षोल्लास के साथ इसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि असंभव है, होता है, आज भी होता है। अंतर्जातीय विवाह बहुत आयता हो रहे हैं और माता पिता अभिभावकों की इच्छा अनुसार भी हो रहे हैं, परंतु अगर हम इसे प्रतिशत में देखें तो इसका अंश बहुत बहुत कम है। तो एन.के. दत्तन ने जाति के जिन 6 विशेषताओं का उल्लेख किया था, उसमें पहली जिस विशेषता की उन्होंने बात की थी वो की थी कि एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं करते। दूसरी विशेषता जो उन्होंने उल्लेखित की, उन्होंने कहा कि दूसरी जाति के सदस्यों के साथ खान पान के संबंधों पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पीड़ादायक तथ्य है, परंतु है, हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते। विश्व का ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर विभेद की रेखाएं नहीं खींची गई हों। यद्यपि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्गली मैं इस बात को कहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा होता है और हम सोचें कि ये यकायक बदल जाएगा या आने वाले 10, 15, 20 सालों में बदल जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन की जो जड़ है ना, वो ऑथोरिटी पावर की फीलिंग को खुद अपने कंट्रोल में रखने वाला जो भाव है ना, वो इस डिस्क्रिमिनेशन की जड़ है। जैसे हम विकसित देशों की बात करते हैं, हम इंग्लैंड की बात करते हैं, ब्रिटेन की जिसकी मैं बात करते हैं, वहाँ आज भी और ब्रिटेन क्या, अमेरिका में भी, पश्चिमी देशों में इतनी आधुनिकता है, तमाम तरह के आधुनिकता के जितने भी पैरामीटर हैं वो सारे उन मापकों को वो पूर्ण करते हैं, शिक्षित हैं, बावजूद उसके वहाँ पर रंग भेद है वो बहुत अधिक पाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, परंतु ऐसा है, ऐसा हो रहा है। तो नहीं होना चाहिए और हो रहा है, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। उसी तरह से जातिगत जो ऊंच नीच का जो भाव है वो नहीं होना चाहिए, परंतु है, वो स्वीकार नहीं होना चाहिए, परंतु वो भारतीयता या भारत की जड़ों में इतना गहरा समाया हुआ है कि वो बहुत मुश्किल है उसको उखाड़ फेंकना। और इसीलिए जब एन.के. दत्ता ने जिन 6 विशेषताओं की बात की है, उसमें जो उन्होंने दूसरी विशेषता की बात की, पहली विशेषता हमने बात ही की थी कि एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं करते। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि दूसरी जाति के सदस्यों के साथ खान पान के संबंधों पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। ये सर्व स्वीकार है और आज भी होते हैं, यद्यपि उसका प्रतिशत बहुत कम हो गया है। आज से 100 वर्ष पूर्व या 8 दशक पहले, 7 दशक पहले जो जातिगत विभेद में ये जो खान पान का प्रतिबंध था कि जो जातिगत संस्करण व्यवस्था में जो उच्च जाति से संबंध रखते हैं वो निम्न जाति के हाथ का बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते, ये इस तरह के प्रतिबंध रहे। यद्यपि अब ये कम देखने में आता है। हाँ, ग्रामीण अंचलों में आज भी किसी हद तक ये सब चीज़ें देखने में आती हैं। ऐसा नहीं है कि शहरी अंचलों में ये विभेद बिल्कुल नहीं है, परंतु जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता चला जाता है ये विभेद कम हुआ है। अब तीसरी विशेषता जिसके बारे में एन.के. दत्ता ने बात की वो है अधिकांश जातियों के पेशे निश्चित होते हैं। देखिए, मैं आपको एक तथ्य समझाते समझाते दूसरे तथ्य की तरफ भी उसका विश्लेषण कर रही हूँ, क्योंकि कई बार आपके जो प्रश्न पत्र है उसमें इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि क्या आपके दृष्टिकोण में जाति व्यवस्था परिवर्तित हो रही है या जाति व्यवस्था के बदलते हुए आयामों की चर्चा करें। तो जो चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ ना, वो बदलते हुए आयामों में आप उसको सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताई कि एन.के. दत्ता
ने जो प्रथम विशेषता जिसका उल्लेख किया वो उन्होंने ये बताया कि एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं करते। तो अगर ये तो विशेषता आपने यूँ समझ ली। अब अगर हम बदलते आयाम की बात जब करेंगे कि क्या जाति व्यवस्था परिवर्तित हो रही है या जाति व्यवस्था के बदलते आयामों की चर्चा करें, तो आपका उत्तर क्या होगा? वो मैं पूर्व में काफ़ी कुछ पल पहले ही मैंने आपसे बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की थी, तो इसलिए इसको दोहराने का औचित्य नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी विशेषता जिसके बारे में मैंने बात की उससे भी मैंने बहुत विस्तार से आपको बता दिया कि जाति के सदस्यों के साथ खान पान के संबंधों पे कुछ प्रतिबंध होते हैं, परंतु शिक्षा के पश्चात, आवागमन के साधनों के पश्चात और शहरीकरण के पश्चात इस जो विशेषता है उसमें परिवर्तन आया है। ठीक है, तो जब आप इस तरह का क्वेश्चन आता है आपका, अधिकतर ऐसा क्वेश्चन 20 नंबर का ही आता है, तो आप ये उत्तर लिख सकते हैं, उसे और विस्तार में आप लिखेंगे। फिर तीसरी विशेषता है जिसके बारे में एन.के. दत्ता ने बात की थी कि अधिकांश जातियों के पेशे निश्चित होते हैं। ठीक है, अब अधिकांश जातियों के पेशे निश्चित होते हैं, ये हुआ करते थे। अगर आपको सिर्फ ये पूछा जाए, आपके प्रश्न में 4 अंक का प्रश्न आपका है कि जाति की विशेषताओं को उल्लेखित कीजिए, तो आप एन.के. दत्ता द्वारा उल्लेखित अगर 6 विशेषताओं को लिख देते हैं तो आपके 4 में से 3.5, पौने 4, 3 ये इतने अंक आने की संभावना पूरी तरीके से रहती है। इवन दो अगर आप एन.के. दत्ता के द्वारा उल्लेखित विशेषताओं का उल्लेख न करके डॉक्टर जी.एस. घुरिये के द्वारा दी गई विशेषताएं वो आप प्रश्न पूछेंगे, आपने तो हमें बताया नहीं है जी.एस. घुरिये की विशेषता के बारे में, तो हम कैसे लिख लेंगे? तो भाई उसका भी समय आएगा, आने वाली कक्षा में हम उसके बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और वो बहुत अधिक आवश्यक भी है क्योंकि जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था के ऊपर, भारत में जो जाति व्यवस्था है उस पर बहुत अधिक काम किया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमसे विशेषताओं को उल्लेखित करना है तो जो आपके जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से मैंने लिख रखा है, एग्जैक्टली आपको उसी तरीके से लिख देना है। परंतु मैं इतना विस्तार से आपको इस विषय पर इसलिए चर्चा कर रही हूँ कि अगर आपका प्रश्न 20 अंक का या मान लीजिए 4 अंक का भी कई बार कोई एग्जामिनर पूछ ले कि बहुत संक्षिप्त टिप्पणी में लिखिए या आरंभ इस तरह से करें कि क्या आपके विचारानुसार जाति व्यवस्था परिवर्तित हो रही है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो जो मैं आपको समझाते जा रही हूँ वो उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। तो जो चौथा बिंदु जिस पे हम बात कर रहे हैं कि अधिकांश जाति के पेशे निश्चित होते हैं। पेशे मतलब व्यवसाय या कौन सा कार्य करना है, अर्थ अर्जन का जो भी माध्यम है उसे हम यहाँ पर पेशे कहेंगे। तो अगर विशेषताओं की बात पूछी जाएगी तो सिर्फ आप इतना लिख देंगे, लेकिन अगर हम बदलते आयामों की बात करेंगे जाति व्यवस्था के, तो वहाँ पर आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लिखेंगे कि ये जो जाति के ये जो विशेषता है कि निश्चित व्यवसाय ही करना, ये विशेषता, ये एक ऐसी विशेषता है जो पूर्णतः परिवर्तित हो गई है। कुछ विशेषताएं कम अंश में परिवर्तित हुई हैं, एक आध विशेषता स्पेशली जैसे हम विवाह की बात कर रहे हैं वो बहुत ही कम परिवर्तित हुई है कि अंतर्जातीय विवाह आज भी इतने एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये जिस विशेषता की हम बात करें कि अधिकांश जाति के पेशे निश्चित होते हैं, ये विशेषता पूर्ण रूप से बदल चुकी है। अब कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति अपनी इच्छा अनुकूल व्यवसाय कर सकता है, नौकरी कर सकता है, अपनी प्रतिभा के अनुकूल व्यवसाय कर सकता है। तो यहाँ प्रतिबंध जैसा अब कुछ भी नहीं बचा है कि जहाँ ये कहा जाए कि अमुक अमुक जाति का व्यक्ति अमुक व्यवसाय ही करेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो चौथी विशेषता है ना, वो चौथी विशेषता एन.के. दत्ता ने जो उल्लेखित की है वो की है कि जातियों में ऊंच नीच की एक प्रणाली पाई जाती है। अब वो आज भी है।
विशेषता के तौर पे तो सिर्फ आप इतना लिख सकते हैं कि हाँ ऊंच नीच की प्रणाली पाई जाती है, परंतु अगर हम बदलते आयामों की बात करेंगे जाति व्यवस्था के, तो यहाँ पर आपको उल्लेखित करना पड़ेगा कि कम हुआ है, ये जो कठोरता है, जो रिजिडनेस है वो कम हुई है, परंतु आज भी ऊंच नीच की जो ये व्यवस्था है संवैधानिक तौर पे ये पूर्ण रूप से वर्जित है। और यहाँ तक कि अगर आप जातिगत भेद की बात करते हैं तो आपको आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, परंतु ये भेद बहुत इतना जड़ों में गहरी तरीके से छाया हुआ है कि इस विभेद को एकदम से मिटा पाना संभव नहीं है। यद्यपि इसका प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन आज भी ये जाति व्यवस्था का विभेद, कौन सा विभेद, जातियों में जो ऊंच नीच की प्रणाली है वो आज भी पाई जाती है। अब इसके बाद पांचवी विशेषता जिसके बारे में एन.के. दत्ता ने बात की है, वो बात की है कि व्यक्ति की जाति का निश्चय जन्म के आधार पर जीवन भर के लिए होता है। तो ये सुस्पष्ट है। कल भी मैंने आपसे बात की थी कि जिस जाति के आपके अभिभावक होंगे उसी जाति का आपका परिवार है और उसी जाति से आपका परिचय होगा। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर आप क्षत्रिय परिवार में आपका जन्म हुआ है तो जीवन पर्यंत आप क्षत्रिय ही कहलाएंगे, आपकी जाति परिवर्तित नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं हम छठवीं विशेषता की कि संपूर्ण जाति प्रणाली ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित है। ये एन.के. दत्ता ने जिस विशेषता का उल्लेख किया है, ये विशेषता जी.एस. घुरिये द्वारा चर्चा में नहीं ली गई है। तो मूलतः ये बात कही गई है कि जाति व्यवस्था का जो पूरा आधार है वहाँ मूलतः ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा का केंद्र बिंदु है, क्योंकि जातिगत जो संसरण प्रणाली है उसमें ब्राह्मणों को श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त है। ठीक है, अब मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा है। जिस तरीके से मैंने आपको ब्रिटेन का उदाहरण दिया या पश्चिमी देशों का उदाहरण दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो वर्ण भेद है, वर्ण का सिर्फ तात्पर्य, हम वर्ण व्यवस्था जब पढ़ते हैं तो वर्ण का तात्पर्य रंग से भी है ना, आपका कौन सा कलर है, तो वहाँ पर आप जानते हैं और आप सभी विद्यार्थी से भली भांति परिचित होंगे कि ये जो वर्ण विभेद है, काले और गोरे रंग का विभेद, ये बहुत अधिक पश्चिमी देशों में पाया जाता है, बनिस्बत इसके कि वहाँ शिक्षा का स्तर जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में बहुत अधिक है। तो नहीं होना चाहिए पर है, तो इस चीज़ को स्वीकार करते हुए समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम इस तथ्य से परिचित हो चुके हैं अभी तक कि जाति की कौन सी विशेषताएं हैं, और मैंने ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको बता दिया है कि जाति की ये विशेषताएं हैं, परंतु इन विशेषताओं के साथ साथ मैंने आपको बहुत विस्तार से ये भी बताने की चेष्टा की है कि अगर आपका प्रश्न आता है कि क्या जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको अपना उत्तर लिखना है। मैं समझती हूँ कि जाति को समझने के लिए आपने लगभग एक बड़ा हिस्सा पूर्ण कर लिया है और कल की कक्षा में मैं आपको जी.एस. घुरिये ने जाति के बारे में क्या कहा, उन्होंने किन विशेषताओं का उल्लेख किया, इसके संबंध में हम बहुत गहन चर्चा करेंगे और तत्पश्चात हम जनजाति के बारे में बात करेंगे, जिससे आने वाले समय में हम जाति और जनजाति को एक समझने की भूल नहीं करेंगे। आशा करती हूँ जो कुछ आज आपने सुना होगा वो आपको समझ में आया होगा। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और फिर भी अगर आपको कहीं कोई शंका है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। कल की कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।